हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। और दोस्तों, आज मैं साइंस के 10 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ये मेरा 10 का ही सीरीज चलता है, तो साइंस के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, हाँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें मैं डिटेल से समझाऊंगा, तो थोड़ी सी लंबी होगी। तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जो विटामिन होती है, जैसे विटामिन का खोज फंक ने किया था, तो विटामिन B12 होता है, इन विटामिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, यानी कौन सा इसमें जो है मेटल्स जो होता है उपस्थित होता है, तो ये है कोबाल्ट। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, कोबाल्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? दोस्तों, बात करते हैं निष्क्रिय गैस की। तो जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे मोस्ले ने तैयार किया है, तो अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। तो आप जब देखेंगे तो जो 18वां जो वर्ग होता है, जो सबसे अंत में जो वर्ग बनाए गए होते हैं, वो वर्ग इनर्ट गैस का होता है। ठीक है, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं अक्रिय गैस की श्रेणी में आते हैं। बात करते हैं कि अक्रिय गैस क्यों कहते हैं उन्हें। तो इनकी संयोजकता यानी वैलेंसी जो होती है वो 8 होती है। तो ऑक्टेन रूल ये कहता है कि अगर आपकी वैलेंसी पूरी हो जाती है, 8 हो जाते हैं, तो वो अक्रिय गैस बन जाते हैं। तो इस प्रकार से बात करते हैं कि जितने भी अक्रिय गैस है, ठीक है, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, तो जो 18वें जो श्रेणी में जो पाए जाते हैं, 18वें जो वर्ग में जो पाए जाते हैं अक्रिय गैस, तो इन सारे अक्रिय गैसों में कौन सी अक्रिय गैस जो है हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो दोस्तों, ये है आर्गन। ठीक है, और रही बात पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूं कि 10th क्लास का जब मैं क्लास में बच्चों को बताने लगूंगा, तो उस समय मैं पीरियोडिक टेबल को बहुत ही बेहतर तरीके से डिफाइन करूंगा कि किस प्रकार से पीरियोडिक टेबल बनना, कि सबसे पहले कौन आए, ठीक है, सबसे पहले किसने धातु और अधातुओं का वर्गीकरण किया, ठीक है, लेवोजियर के बाद धातु को जो किया गया वैलेंसी के ऊपर किया गया, उसके बाद संयोजकता के बाद में जो है डोब्रेनर के त्रियक नियम आया, उसके अनुसार बनाया गया। फिर बात करते हैं डोब्रेनर के बाद जो आया न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आया, और बात करते हैं उसके बाद मेंडलीफ की आवर्त सारणी आई, और अंततोगत्वा मोस्ले का पीरियोडिक टेबल आया, जिसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फर्क ये है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो उनका जो क्रम है सजाने का, वो परमाणु संख्या पर, एटॉमिक नंबर पे बनाया गया है, सजाया गया है, जबकि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसे परमाणु द्रव्यमान के ऊपर यानी एटॉमिक मास के ऊपर जो है उसे सजाया गया था। दोस्तों, यही कारण है कि थोड़ी सी कमी रह गई थी मेंडलीफ में, जिसे पूरा किए तो वो मोस्ले ने किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होता है? दांतों का क्षरण, अभी दांतों के क्षरण से समझते हैं कि दांतों के क्षरण का मतलब क्या होता है। तो जो हमारा दांत होता है, इस दांत की जो ऊपरी परत होती है, जिसे हम एनामेल का नाम देते हैं, तो होता क्या है कि जब कभी भी कोई मीठा चीज खा लेते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, और मीठे चीजों में जो ग्लूकोज की मात्रा जो होती है, तो खाने के बाद लोग जब उसे मुंह नहीं धो पाते हैं, अच्छे तरीके से दांत को साफ नहीं कर पाते हैं, तो होता क्या है कि वो धीरे धीरे अम्लीयता में बदलने लगता है, अम्ल में बदलने लगता है, और अम्ल बन करके वो क्या करता है, हमारे दांतों की जो ऊपरी परत एनामेल होती है उसमें सड़न लाना शुरू कर देता है। तो इसको समझते हैं कि दांतों की क्षरण भी, दांतों की जो डेंटल कैरिज होती है वो किसके कारण होता है? तो यहां पर लिखा है फ्लोरीन के कमी के कारण। ठीक है,
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की समाप्ति पर कौन से पदार्थ बनते हैं? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना सिर्फ ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि वर्ग 10 और 9th के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। दोस्तों बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो होता क्या है कि जो पोषण की जो प्रक्रिया होती है, जो पोषण की जो प्रक्रिया होती है दो चरणों में होती है, दो टाइप की होती है। एक जिसे हम लोग कहते हैं स्वपोषण ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, स्वपोषण, और दूसरा क्या होता है हेटेरोट्रॉप्स यानी कि परपोषण। बात करते हैं स्वपोषण के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अकेले पेड़ पौधे ही ऐसे होते हैं जो स्वपोषण की प्रक्रिया करते हैं। कहने का मतलब है कि पौधे ही ऐसे होते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। इसके अलावा और कोई भी जीव जंतु जो है वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है। अब आप ये मत कहने लगिएगा कि हम भी तो अपना दाल भात बनाते हैं, हम भी तो अपना भोजन बनाते हैं। तो नहीं, ये भोजन जो है हम चाहे चावल बनाए, चाहे दाल बनाए, चाहे रोटी बनाए, तो ये पेड़ पौधों के द्वारा उपजाए गए चीजों से ही हम बनाते हैं। लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो डायरेक्ट सनलाइट का उपयोग करते हैं, ठीक है, और क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। तो इन सारे चीजों का उपयोग करके जो होते हैं पेड़ पौधे जो है अपना भोजन तैयार करते हैं। तो बात करते हैं कि भोजन बनाने के बाद उन्हें किन किन चीजों की प्राप्ति होती है। जब वो भोजन बना लेते हैं, जब वो जड़ें जो होती है मिट्टी से खनिज लवण ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, वायु ले लेते हैं और सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं, और क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से पेड़ की पत्तियां जो हरी होती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, तो तैयार करने के बाद क्या क्या बनता है? तो तैयार करने के बाद ग्लूकोज बनता है, H2O जल बनता है, और उसके बाद में ऑक्सीजन बनता है। दोस्तों बात करते हैं ग्लूकोज का प्रयोग जो है पेड़ पौधे अपने फलों के रूप में रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जैसे आम का पौधा हो गया तो आम एक स्टोर करके रूप में रखता है। और जो जल होते हैं, वो जल जो होते हैं, ये वाटर जो निकालते हैं पेड़ पौधे, तो ये किस रूप में निकलते हैं बाहर? तो दोस्तों ये होता क्या है, जो पेड़ पौधों के जो पत्तियां होती है, तो पत्तियों के अंदर में जो रंध्र होते हैं, इन रंध्रों की मदद से ही ऑक्सीजन बाहर निकलता है। और इन्हीं रंध्रों से क्या होता है, जब सूरज का प्रकाश पेड़ पौधों पर पड़ता है तो अच्छा, अब मैं एक बात को बताना चाहता हूं, क्या आपने ऐसा कभी महसूस किया है, फील किया है कि जब आप पेड़ पौधों के नीचे होते हो, बहुत तेज धूप है, बहुत तेज हार्ड धूप है, बहुत अधिक धूप है, और आप पेड़ पौधों के नीचे जो है खड़े हो, तो आपको क्या करता है कि वहां पर बहुत ही राहत महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। तो ये ठंडक क्यों महसूस होती है? दोस्तों ये ठंडक इसलिए महसूस होती है ताकि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो ये जल जो निकला है, जो ये वाटर जो निकला है, वो इवेपोरेशन की, जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो होती है, वेपोराइजेशन की प्रक्रिया होती है, जिस वजह से वहां का वातावरण ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमें क्या क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, पानी मिलता है, और क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, जिसे तो पता ही है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे जरूरी बात, आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे जरूरी बात है कि दृष्टि दोष क्या होते हैं, हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि दृष्टि दोष कहते किसे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब मानव का जो नेत्र है, आंख है, वो निकट रखी वस्तु या दूर रखी वस्तु को देखने की क्षमता को खो देता है, जब उसे ये देखने की क्षमता कम हो जाती है या देखने की क्षमता को खो देता है, इसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। बात करते हैं दृष्टि दोष होते कितने प्रकार के हैं। तो दृष्टि दोष जनरली पढ़ते दो तरह के होते हैं, वैसे होते तीन तरह के हैं। एक जिसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसे कहते हैं मायोपिया, आप अपने पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं मायोपिया लिखा हुआ है। और एक होता है दूर दृष्टि दोष, जिसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया।
उसके ठीक नीचे अगला क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया। तो होता क्या है निकट दृष्टि दोष में कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। फिर से समझ लीजिए, निकट की रखी वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु रखी दिखाई नहीं देती है। होता क्यों है ऐसा? तो जो हमारा नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक का मोटा हो जाना, नेत्र गोलक जो है वो मोटा हो जाता है, अंदर में जो हमारे नेत्र गोलक जो होते हैं वो जो मोटे हो जाते हैं, नेत्र गोलक का मोटा हो जाना, या फिर रेटिना और नेत्र लेंस की बीच की दूरी का कम हो जाना। दोस्तों जो हमारी आंख होती है, आंख में जो बनावट होती है, तो आंख के जो बाहर में जो ब्लैक कलर का जो हमारी आंखों में दिखाई देता है, उसमें जो लेंस लगे हुए होते हैं वो वास्तव में उत्तल लेंस होते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा हुआ होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगे हुए होते हैं। और हमारी नेत्र का जो पीछे का जो भाग है जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं, जिसपे हमारा प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो मानव नेत्र और रेटिना की बीच की दूरी जब बढ़ जाती है तो इस प्रकार से मानव नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, तो इस प्रकार क्या होता है, प्रतिबिंब जो है हमारा रेटिना के पीछे बनने लगता है, तो हमें दिखाई नहीं देता है। तो हमने क्या समझा यहां पर, निकट दृष्टि दोष के बारे में हमने समझा नेत्र गोलक का मोटा हो जाना या फिर नेत्र लेंस और रेटिना की दूरी का कम हो जाना। बात करते हैं दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर कैसे करेंगे, तो वो करेंगे अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई व्यक्ति दूर की रखी वस्तु को स्पष्ट देख लेता है लेकिन पास की रखी वस्तु को स्पष्ट देखने में उससे कठिनाई होती है, तो उसमें किस प्रकार का दोष होता है? ठीक दोस्तों, उसका उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष का ठीक उल्टा होता है दूर दृष्टि दोष। दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन नजदीक की रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। दोस्तों बात करते हैं दूर दृष्टि दोष होता क्यों है, तो ठीक ऑपोजिट, निकट दृष्टि दोष के ठीक ऑपोजिट, पहला नेत्र लेंस जो होते हैं, नेत्र लेंस जो है, नेत्र लेंस का जो नेत्र लेंस निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस मोटा हुआ था, लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, या फिर जो नेत्र गोलक होता है यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है उसका बढ़ जाना। और इसको हम लोग दूर कैसे करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप इसे एक ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं, एक ट्रिक के तौर पर समझ सकते हैं, ट्रिक। ठीक है, और ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक है कि अगर आंख में, ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब फनी टाइप का है, मजेदार टाइप का भी है, कि अगर आंख में 2 अक्षर की बीमारी हुई होगी, अगर आंख में 2 अक्षर की बीमारी हुई होगी तो 3 अक्षर का चश्मा ठीक करेगा, और अगर आंख में 3 अक्षर की बीमारी हुई होगी तो 4 अक्षर का चश्मा ठीक करेगा। नहीं समझे, मैं क्लियर समझाता हूं। अगर आपके दृष्टि में, अब अगर आपके नेत्र में निकट दृष्टि दोष होगा, निकट कितने अक्षर का है, 1 2 3, निकट, निकट 3 अक्षर का है ना, तो इसे 4 अक्षर का जो है लेंस ठीक करेगा, यानी अवतल लेंस ठीक करेगा। और बात करते हैं यहां पर क्या है, दूर, 2 अक्षर की बीमारी है ना, इस 2 अक्षर की बीमारी को दूर करने के लिए कौन सी लेंस की जरूरत पड़ेगी हमें, उत्तल लेंस की। तो 2 अक्षर की अगर बीमारी रहेगी तो 3 अक्षर का चश्मा ठीक करेगा, और अगर 3 अक्षर की बीमारी रहेगी तो इसे 4 अक्षर का चश्मा ठीक करेगा। यानी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। तो आई होप कि आप बातें समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो मैं फिर से कहूंगा आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति कहां स्थित है, तो यह है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, सरोजा वैद्यनाथ ने। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन है
सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये है विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो दोस्तों ये है तारापुर, और ये तारापुर जो है परमाणु संयंत्र है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और बात करते हैं जब परमाणु संयंत्र का, तो इस पे मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, वैसे मैं समझा देता हूं। परमाणु संयंत्र वो होते हैं जहां पर जितने भी नाभिकीय ईंधन होते हैं, नाभिकीय ईंधन का वहां पर विस्फोट कराया जाता है, और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के द्वारा वहां पर विखंडन करा करके ऊर्जा उत्पन्न कराई जाती है। और ऊर्जा उत्पन्न करा करके क्या किया जाता है? बिजली पैदा की जाती है। तो जितने भी नाभिकीय संयंत्र होते हैं यहां पर बिजली पैदा की जाती है। तो सबसे पहला परमाणु, देखिए दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं आपको कि बिजली पैदा करने की कई सारी प्रक्रियाएं हैं। कुछ नवीकरणीय तरीके हैं, कुछ अनवीकरणीय तरीके हैं। दोस्तों मैं समझा देना चाहता हूं, जितनी भी नवीकरणीय तरीके होते हैं, नवीकरणीय तरीके के अंतर्गत में आते हैं सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली पैदा करना, सोलर प्लांट लगा करके, पन बिजली के द्वारा बांध बना करके बिजली से पानी प्राप्त करना, पानी से बिजली प्राप्त करना डैम बना करके, ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आएंगे। अनवीकरणीय के अंदर में कौन कौन से आएंगे? तो ये आते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में होता क्या है? पेट्रोल की मदद या फिर डीजल की मदद या फिर कोयले जला करके या फिर परमाणु संयंत्रों में नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया करा करके ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, और उसे पानी गर्म किया जाता है और भाप बनाया जाता है। वेपर बनाया जाता है, और उस वेपर का प्रयोग करके टरबाइन चलाए जाते हैं, और टरबाइनों से बिजली पैदा की जाती है। तो होता क्या है कि परमाणु संयंत्र में जब एक जो यूरेनियम होते हैं, थोरियम, यूरेनियम जो ये होते हैं, इनका विखंडन कराया जाता है। एक बार लोड किया जाता है नाभिकीय संयंत्र में यूरेनियम 235 या यूरेनियम 238 जो उसके समस्थानिक होते हैं, उनको लोड किया जाता है, और न्यूट्रॉन का बम्बार्डित कराया जाता है। न्यूट्रॉन से बम्बार्डित कराया जाता है। और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बम्बार्डित करते पहले समझ जाते हैं बम्बार्डित कराया जाता तो होता क्या है कि यूरेनियम का जो, ये देखिए यहां पर बोर्ड पे आप पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर ये यूरेनियम 235 या फिर यूरेनियम 238 है, अगर मान लेते हैं, और जब इस पे प्रहार कराया जाता है किसका? न्यूट्रॉन का। ठीक है, न्यूट्रॉन का जब प्रहार कराया जाता है तो ये यूरेनियम 3 भागों में टूटता है। ठीक है दोस्तों, 3 भागों में टूटता है, और जब ये 3 भागों में टूटता है तो बहुत ही अपार मात्रा में ऊर्जा और ऊष्मा निकलती है। अब क्या होता है दोस्तों, ये 3 भागों में टूट गया, हम समझ लेंगे। पहले एक चीज को और समझते हैं, जो हमने बोला नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नियंत्रित, मेरा माउस सही काम नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ी सी टाइपिंग में लिखने में गड़बड़ हो रही है, तो आप समझ लीजिएगा। एक नियंत्रित हो गया और एक अनियंत्रित हो गया। तो दोनों में क्या फर्क होते हैं, और नियंत्रित का प्रयोग कहां किया जाता है और अनियंत्रित का प्रयोग कहां किया जाता है, यह भी हम लोगों को समझना है। नियंत्रित का प्रयोग कहां किया जाता है और अनियंत्रित का प्रयोग कहां किया जाता है। तो दोस्तों इस बात को बहुत ही समझिए। देखिए, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया परमाणु बम में भी कराई जाती है। वो परमाणु बम जो नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को, जिससे नागासाकी और हिरोशिमा शहर जो दोनों जापान के जो 2 टापू थे वो पूरी की पूरी तरह से बर्बाद हो गए। लेकिन वो जो बम था उसमें नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कराई गई, लेकिन वो अनियंत्रित था, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, वो अनियंत्रित था। उसमें क्या होता है, अनियंत्रित वाले में क्या होता है कि यूरेनियम 235, थोरियम या यूरेनियम जो भी होते हैं, जो नाभिकीय ईंधन होते हैं, इनमें क्या होता है, जब यूरेनियम के जब एक परमाणु के ऊपर जो है, एक यूरेनियम के ऊपर जब न्यूट्रॉन का प्रहार कराया जाता है तो ये 3 भागों में टूटता है, और पुनः ये 3 भागों में टूटता है। ये भी 3 भागों में टूटेगा, सेम उसी प्रकार से ये भी 3 भागों में टूटेगा। दोस्तों इसे ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है, फिर भी ये 3 भागों में टूटेगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा
कि 1 से 3 हो गए और 3 से सीधे 9 हो गए, 9 से सीधे 27 हो गए, एक काशी हो गए। तो दोस्तों ये जो है अनियंत्रित है और एक जगह को पटका गया, एक जगह अगर इसको बम के रूप में अगर उपयोग करके एक जगह पटका गया तो चारों एरिया को कवर कर लेगा और फटते चला जाएगा और अपार मात्रा में ऊर्जा और उष्मा निकलती रहेगी, जो बहुत ही विध्वंसक होता है, बहुत ही जो है भयानक विस्फोट होता है इससे। तो ये हो गए अनियंत्रित। बात करते हैं नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या होता है। तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, इसे बढ़िया से समझिएगा। जो यूरेनियम 235 होते हैं या यूरेनियम 238 होते हैं, जब हम इसके ऊपर न्यूट्रॉन का प्रहार कराते हैं तो टूटेगा तो ये 3 भागों में ही, लेकिन अगर इस तरह से टूटता चला जाए तो जो भी नाभिकीय परमाणु संयंत्र होते हैं, जैसे कि तारापुर हो गया, कुलन हो गया, रावत भाटा हो गया, तो जितने भी ये परमाणु के संयंत्र हैं ये क्या हो जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए कि फटे मत, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, जो नागासाकी हिरोशिमा पर जिस तरह से बम पटका गया उसी प्रकार का तो यहां भी ब्लास्ट हो जाएगा। तो होता क्या है कि इसको एक धातु का प्रयोग करते हैं, उस धातु को हम लोग कहते हैं कैडमियम का छड़, या फिर कोई लोग इसको बोरॉन का छड़ भी कहते हैं। ठीक है, या फिर भारी जल का भी प्रयोग हम लोग करते हैं मंदक के रूप में न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जो कैडमियम का जो छड़ होता है, शायद इसका सिंबल CD होता है कैडमियम का, तो जो कैडमियम का जो छड़ होता है वो मंदक के रूप में काम करता है। तो मंदक का काम क्या होता है, इसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि यूरेनियम का जैसे ही 3 भागों में विखंडन होगा तो ये 2 भागों को कट कर देगा, खत्म कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। वो बचे कितने, 1। तो ये न्यूट्रलाइज कब किया, ये भी बहुत जरूरी है समझना। तो ये न्यूट्रलाइज कब करता है, जब ब्लास्ट हो गया तब। मतलब ब्लास्ट होने का मतलब हुआ कि यूरेनियम के 3 अणु टूट गए तब। जब 3 अणु टूटे तो अपार मात्रा में ऊर्जा उष्मा तो निकल गई, जो यूज करना था उसे तो यूज कर लिया गया। अब 2 को न्यूट्रलाइज कर दिया गया तो फिर कितने बच गए दोस्तों, 1। अब ये फिर ये कितने भागों में टूटेगा, ये तो 3 भागों में ही टूटेगा। फिर अपार मात्रा में ऊर्जा और उष्मा निकल गई तो फिर क्या होता है, इन 2 चीजों को फिर से वो कैडमियम का जो छड़ है वो खत्म कर देगा और बचे कितने, 1। तो ये जो प्रक्रियाएं होती है ये होती है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, एक होता है नाभिकीय विखंडन और बात करते हैं हम नाभिकीय संलयन के बारे में। वो क्या होता है तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम के जो 2 अणु होते हैं, जब वो तेज गति से घूमते हैं आपस में, जैसे जो सूर्य में होता है, तो 2 हाइड्रोजन के नाभिक और हीलियम के नाभिक, 2 नाभिक मिल करके एक बड़े से नाभिक का निर्माण करते हैं। लेकिन दिक्कत कहां होता है कि ये प्रक्रिया करने में, संलयन की प्रक्रिया करने में बहुत ही अधिक मात्रा में उष्मा की आवश्यकता होती है। और ये उष्मा जो है बहुत अधिक मात्रा में जब हम उष्मा देते हैं तब जाकर के ये नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है। और मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, नाभिकीय जो विखंडन अभिक्रिया होती है, इससे जो ऊर्जा निकलती है, इससे 1000 गुना ज्यादा ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में निकलती है। तो दोस्तों आई होप कि आज का ये जो अभी का जो ये साइंस का जो ये सेशन था आपको बहुत ही अच्छा आया, पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो आप प्लीज आप इसे जो है सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, मैं किसी कारणवश बोर्ड पर जो व्हाइट बोर्ड होते हैं इस पे पढ़ाने की कुछ इक्विपमेंट की कमी की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो जैसे ही मैं बोर्ड पे जाऊंगा पढ़ाने के लिए, चला जाऊंगा, जब सारी इक्विपमेंट मेरी सही हो जाएगी तो उसके बाद ऐसे ही सेशन चलेगा और ये 25-25, 30-30 और आधे घंटे का, 1-1 घंटे का लेक्चर चलते रहेगा। ये तो साइंस है, मैंने बोला भी है और मैं बताना भी चाहता हूं कि मैं इसके बाद हिस्ट्री का भी सेशन लूंगा, जियोग्राफी का भी सेशन लूंगा। और सारे जो भी आपको जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि सर आप मुझे इस टॉपिक पर समझाइए, तो मैं उस टॉपिक पे आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आज का सेशन बस इतना ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ
शेयर भी करेंगे और इसे लाइक भी करेंगे। मिलते हैं अगले दिन।